एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज आपकी इंग्लिश की मास्टर क्लास है यानी महामैराथन क्लास है, जिसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिस जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर कराऊंगी, और जो आपके ग्रामेटिकल पोर्शंस है वो मैं आपको कल कराऊंगी। ठीक है, तो आप लोग बहुत परेशान थे इंग्लिश की क्लास दीजिए, इंग्लिश की महामैराथन क्लास तो बिल्कुल देने वाली हूँ। और आप लोगों को एक बात मैं बता दूँ, जो कल आपकी जो एग्ज़ामिनेशन डेट के लिए जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपका जो सूचना आई थी उससे रिलेटेड, वो आपकी फेक थी। ठीक है, वो आपकी रियल नहीं है। आप उसको लेकर परेशान मत होइए कि वो आपकी रियल आपका जो है सूचना आई है वो रियल नहीं, क्योंकि उस पर कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं थे, तो वो आपकी फेक थी, इसलिए परेशान मत होइए। और इसके साथ साथ जो भी हमारे चैनल से जो भी प्रशिक्षु जुड़े हुए हैं, जो अभी न्यू जो आए हुए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन में प्रेस कर ले, क्योंकि आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपको आपके आवश्यकता अनुसार वो मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज बिना टाइम वेस्ट किए, और क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, पढ़ना भी बहुत सारा है और पढ़ाना भी बहुत सारा है। ठीक है, तो पहली यूनिट आपकी जो है वो है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, जिसमें से पहला आपका चैप्टर है अप्रोच, मेथड एंड टीचिंग। अप्रोच मतलब होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को देखने का क्या तरीका है, उसको पढ़ाने का क्या तरीका होता है। मेथड यानी कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाएँ किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए, और कैसे हम उसको उसमें शिक्षण दे सकें। ठीक है, तो चलिए पहला है अप्रोच यानी दृष्टिकोण। ठीक है, दृष्टिकोण यानी देखने का तरीका। तो एन अप्रोच इज़ हाउ वी व्यू थिंग्स। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ या किसी भी वस्तु को देखने का तरीका, हम कैसे चीज़ों को देखते हैं, इसे हम अप्रोच कहते हैं। इट इज़ वे ऑफ लुकिंग एट टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, ये क्या है, ये टीचिंग, ये क्या है, ये एक रास्ता है सीखने और सिखाने को। ठीक है, बच्चों को किसी भी भाषा को सीखने और सिखाने का ये एक क्या है, तरीका है, ये एक रास्ता है। फिर क्या है, थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग एनी लैंग्वेज। ठीक है, किसी भी भाषा को समझने, और टीचिंग अप्रोच इज अ थ्योरेटिकल व्यू ऑफ व्हाट लैंग्वेज इज एंड हाउ इट कैन बी लर्न। ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया है कि किसी भी भाषा को समझने का जो टीचिंग अप्रोच है, या किसी भी व्याख्या को समझने का, या किसी भी व्याख्या को पढ़ने का, उसको रटने का जो एक तरीका है, वो किस तरीके से सिखाया जाए, किस तरीके से उसको देखा जाए, ये यहाँ पर बात की गई है। फोर्थ पॉइंट है अप्रोच इज अ सेट ऑफ एशम्पशन। ठीक है, अप्रोच जो है वो सेट ऑफ एशम्पशन है, किसका, प्रिंसिपल और बिलीफ अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज। यानी ये कहा गया कि अप्रोच जो है ये एक क्या है, ये एक सेट है प्रकृति की भाषाओं को समझने का। ठीक है, उसकी कल्पना करने का ये क्या है, एक तरीका है उसके सिद्धांतों को, उसके विश्वासों को समझने का। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में आपका है, क्या है एग्जाम्पल में, जैसे कि दिया हुआ है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच। कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है रचनावादी अप्रोच, ये दो तरीके का होता है, एक रचनावादी और एक संरचनावादी। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चरल यानी संरचनावादी। नेक्स्ट आपका है मेथड यानी प्लान यानी योजना क्या होती है। अगर आपसे कहा जाए कि एक योजना क्या होती है, एक पाठ योजना क्या होती है, तो आप क्या करोगे, क्या कहोगे? तो मेथड इज़ अ प्लान दैट वी फॉलो ड्यूरिंग आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी मेथड जो है, ये जो विधि है, ये क्या है, ये एक प्लान है जिसको हम फॉलो करते हैं, कहाँ पर, शिक्षण अधिगम में फॉलो करते हैं, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान इसको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, इट इज़ अ स्टाइल ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन क्लासरूम। ठीक है, या अपने कंटेंट को क्लासरूम में उपस्थित करने का एक स्टाइल होता है, एक तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन अप्रोच। जहाँ पर कहा गया है कि इसको जो है उपस्थित करने का, इस यानी कि इस मटेरियल को प्रेजेंटेशन करने का, यानी इसको प्रस्तुत करने का जो अप्रोच ने जो बेस्ड बताया है, जो आधार है, जो तरीका है, वो क्या क्या है, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना जिसे बोलते हैं। डायरेक्ट मेथड है आपका। फिर क्या है, बाइलिंगुअल मेथड है, इसके साथ साथ प्ले वे मेथड यानी खेल विधि के माध्यम से सीखना। स्टोरी टेलिंग मेथड यानी कि कहानी कथन करके बच्चों को सिखाना। ठीक है, यानी कहानी सुना करके बच्चों को सिखाना।
नेक्स्ट है टेक्निक, ठीक है। टेक्निक यानी कि तरीका क्या होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने का, क्या है प्रोसीड्यूर, ठीक है। तो क्या है, पहला पॉइंट है टीचिंग टेक्निक आर आवर ओन पर्सनल स्ट्रेटजीज दैट वी यूज़ इन द क्लास, ठीक है। जो हमारी जो ये टीचिंग टेक्निक है यानी जो पढ़ाने का तरीका जो है ये क्या है, ये हमारी खुद के पढ़ाने की स्ट्रेटजी जो हम क्लास में यूज़ करते हैं उसे कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ टूल दैट इज़ यूज टू ऑब्टेन एन इमीडिएट रिजल्ट। ये जो होता है ये एक टूल यानी ये एक साधन है, क्या है कि तुरंत रिजल्ट देने का ये या तुरंत रिजल्ट पाने का एक क्या है साधन है, ठीक है, क्या टेक्निक। फिर क्या है आगे है अगला, इट इज़ अ वाइडर variety of exercise activities of devices used in the language classroom, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम बड़ी बड़ी क्या करते हैं, हम बच्चों को थोड़ा पढ़ाने के लिए कई सारे तरीके यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ करा के, यानी कि आप जब बुक पढ़ाते हो तो बुक में देखा होगा एक्सरसाइज होता है जिसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, उसके साथ साथ ट्रू एंड फॉल्स होते हैं। इन सभी का यूज़ हम क्लासरूम में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि और भी कुछ एक्टिविटीज़ करा करके, जैसे बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं एक्टिविटीज़ की, एक्सरसाइज की, जैसे ड्रामा करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, डायलॉग सुनाकर, क्विज कराकर, ठीक है। क्विज यानी कि बच्चों को कैसे, क्विज का मतलब होता है जैसे आपने दो पोर्शन में बच्चों को बांट दिया, एक तो ए पोर्शन है और एक बी पोर्शन। आपने बच्चों से कुछ पूछा, ए पोर्शन वाले ने बच्चे ने बता दिया, आपने उसको 1 नंबर दे दिया, इसको 0 दे दिया। फिर बी वाले ने आंसर दे दिया, कोई भी आपने क्वेश्चन पूछा तो बी वाले को 1 नंबर मिल गया और इसको 0 मिला। इस तरीके से आप कुछ तरीके से भी बच्चों को सिखा सकते हो, ठीक है। अब आपका है बाइलिंगुअल मेथड, ये दूसरा आपका चैप्टर है। बाइलिंगुअल मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है और इससे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इस चीज़ को भी ध्यान रखना। देखिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि बाइलिंगुअल मेथड इज़ इन्वेंटेड बाई, या ये कह सकते हैं हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, यानी बाइलिंगुअल मेथड को किसने दिया है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 2016, 17 और 19 में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न में यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है। तो डेवलप बाय इसको किसने दिया है बाइलिंगुअल मेथड को, सीजे डॉटसन ने, ठीक है। बाइलिंगुअल मेथड को किसने दिया था, बाइलिंगुअल मेथड को सीजे डॉटसन ने दिया था, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, ठीक है। तो चलिए इसके क्वेश्चन जो हैं इसके सॉल्व करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कहेंगे, इंपॉर्टेंट ही नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि बाइलिंगुअल मेथड को सीजे डॉटसन ने दिया था, ठीक है। इसके साथ साथ दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। ये जो है ये इंग्लिश पढ़ाने का सबसे आसान और सबसे सामान्य तरीका होता है, ठीक है, और सबसे अच्छा रास्ता होता है। फिर क्या, 2 लैंग्वेज आर यूज इन द मेथड। इस मेथड में 2 लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं, एक तो मदर टंग, दूसरा टारगेट लैंग्वेज। एक तो आपकी मातृभाषा होती है और एक आपकी जो आपकी क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा होती है, ठीक है, टारगेट लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट है, इट इज़ अ मिड वे बिटवीन ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। वो किस में पूछा गया है व्हाट इज़ अ मिड वे बिटवीन ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, इस तरीके से पूछा गया है। इसके साथ साथ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये जो होता है ये क्या होता है, ये रास्ता होता है, ये जो होता है किसके बीच, ये किसके बीच में होता है, ये जो है ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड और डायरेक्ट मेथड, ठीक है, इन दोनों का क्या होता है, बीच का रास्ता होता है, ठीक है। चलिए फिर क्या है, मदर टंग इज़ यूज टू क्लियर द मीनिंग, ठीक है। मदर टंग के द्वारा यानी मातृभाषा के द्वारा हम डिफ़िकल्ट मीनिंग को भी क्या कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। हम मदर टंग के द्वारा बच्चों को सिखा सकते हैं अर्थ। जैसे मान लो किसी बच्चे को कोई अर्थ, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश आप पढ़ा रहे हो, जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, इसके साथ साथ हिंदी भी आपको इसका ट्रांसलेट कर रही हूँ। तो हिंदी क्या है, हमारी मातृभाषा है, तो हम अपने मातृभाषा में इसको आपको समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं और आप मराठी बोलते हो तो आपको मराठी भाषा में इसका ट्रांसलेट करके बताऊं, तो इसीलिए कहा गया है कि मदर टंग का यूज़ कहाँ किया जाता है, किसी भी भाषा को उसका अर्थ व्यक्त करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू यूज़ मदर टंग, टीचर यूज इट व्हेन नीडेड। अब इस भाषा में क्या है, इस भाषा में कहा गया है कि जो मदर टंग है वो बच्चे यूज़ नहीं कर सकते, उनको अलाउ नहीं है,
ये जो मदर टंग का यूज़ है सिर्फ टीचर ही का यूज़ कर सकती है, वो भी जब यूज़ कर सकती है जब उसको उसकी ज़रूरत पड़े, ठीक है, उसकी नीड हो, ठीक है। यानी बच्चा मदर टंग यूज़ नहीं कर सकता है, बच्चा टारगेट लैंग्वेज ही यूज़ करेगा। टारगेट लैंग्वेज का मतलब ये होता है जैसे कि इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो ये इंग्लिश आपकी टारगेट लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन इसका यूज़ टीचर जब कर सकता है जब बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत हो। चलिए, सैंडविच यानी 3P टेक्निक इज़ यूज़, इसमें 3 जो है टेक्निक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। 3 तरह की क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन का, जैसे कि 3 तरह की, यानी सैंडविच क्या होती है, सैंडविच टेक्निक इसमें यूज़ की जाती है। सैंडविच क्या होता है, सैंडविच 3 तरीके का बना होता है ना, 3 भुजाओं का बना होता है, तो 3 तरीके की इसमें यूज़ किया जाता है। सॉरी, सैंडविच क्या होता है, ब्रेड ऊपर नीचे ब्रेड होती, बीच में आलू भरा होता है ना, तो 3 सैंडविच इसी तरीके से, तो इसमें 3P का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट P आपका होता है प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण करना, ठीक है, प्रेजेंटेशन। दूसरा होता है प्रैक्टिस, पूछा जाता है 3P बाइलिंगुअल लैंग्वेज में सैंडविच क्या है, सैंडविच टेक्निक क्या है, या फिर 3P क्या होता है। तो फर्स्ट है प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण जिसे बोलते हैं, फिर है प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास कराना, और फिर होता है प्रोडक्ट यानी कि उत्पादक, ठीक है, क्या होता है प्रोडक्ट। तीसरा है प्रोडक्ट यानी उत्पादक। चलिए, नेक्स्ट आपका है मेरिट और एडवांटेजेस, ठीक है, इसके क्या गुण हैं, ठीक है, ये बताना है। मेरिट या एडवांटेजेस यानी गुण इसके क्या हैं। तो बाइलिंगुअल मेथड इज चीप, ठीक है, ये बहुत सस्ता मेथड है, यह सरल मेथड होता है। इट आल्सो स्ट्रेस स्पीच प्रैक्टिस, ठीक है, ये क्या करता है, ये बोलने की प्रैक्टिस पर ज़्यादा दबाव देता है। स्पीच प्रैक्टिस यानी बोलने के अभ्यास पर ये ज़्यादा दबाव देता है। इट सेव द टाइम, लेबर एंड एनर्जी ऑफ टीचिंग, ये क्या करता है, ये टीचर का समय, उसकी मेहनत और एनर्जी को बचाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है दिस मैथड डज नॉट नीड ट्रेन टीचर, ठीक है, ये जो है मेथड है, इस विधि में ट्रेन टीचर की ज़रूरत नहीं होती कि कोई ट्रेन टीचर आए तभी मेथड यूज़ कर सकता है। ऑडियो विजुअल एड आर नॉट मच नीडेड, ठीक है, जो ये इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री जो होती है इसकी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती। ऑडियो विजुअल एड यानी दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ इसमें नहीं होता है, ठीक है, उसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है डीमेरिट्स यानी डिसएडवांटेजेस, यानी इसके क्या दोष हैं इसके बारे में बताना है। तो रीडिंग एंड राइटिंग आर इग्नोर्ड, यहाँ पर जो है क्या होता है, पढ़ने और लिखने पर क्या जोर नहीं दिया जाता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। स्टूडेंट आर पैसिव लिसनर, ठीक है, यहाँ पर जो होते हैं बच्चे जो होते हैं, पैसिव मतलब होता है निष्क्रिय, ठीक है, निष्क्रिय श्रोता होते हैं, लिसनर यानी श्रोता होते हैं। ग्रामर इज नॉट टफ सिस्टमैटिकली टू द लर्नर इन दिस मैथड, यानी कि कहा गया है कि जो ग्रामर जो है यहाँ पर ग्रामर को सिस्टमैटिकली तरीके से नहीं यहाँ पर सिखाया जाता है, ठीक है, सॉरी टॉट नहीं, टॉट है यहाँ पर, टफ नहीं, सॉरी टॉट, ठीक है। तो इस यहाँ पर सिखाया जाना, ठीक है, ग्रामर जो है वो सिस्टमैटिकली तरीके से यहाँ पर नहीं बोली जाती, यानी कि ग्रामर का यूज़ करो इंग्लिश में इस तरीके से नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर वेस्ट मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है आपका, बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना है। यहाँ पर बहुत बार ये 2016, 2017 और कई बार ये पूछा गया है डॉक्टर वेस्ट मेथड, ठीक है, इसको भी कई बार पूछा गया है कि हु इन्वेंटेड डॉक्टर वेस्ट मेथड, या फिर इसके कई बार पूछे गए हैं। 2020 में पूछा गया था कि क्या बोलते हैं, 2020 में पूछा गया था कि मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डॉक्टर वेस्ट मेथड, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, इसको भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, इसको हम देखिए, डॉक्टर वेस्ट कभी पूछा गया है कि डॉक्टर वेस्ट मेथड इसका जो मतलब दूसरा नाम क्या है वो भी पूछा गया है। तो डॉक्टर वेस्ट मेथड को हम डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जैसे न्यू मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो इसको किसने दिया था, डॉक्टर माइकल फिलिप्स वेस्ट ने इसको दिया था, ठीक है। तो ये बहुत पूछा जाता है कि डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट को किसने दिया था, तो डॉक्टर वेस्ट मेथड ने दिया था, ठीक है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ने के द्वारा दिया गया था, सॉरी डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट के द्वारा डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड दिया गया था, या क्या है, डॉक्टर वेस्ट मेथड दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में क्या बताया गया, चलिए देखते हैं। तो ये जो क्या है, पहला पॉइंट है रेडी शॉर्टेस्ट वे टू लर्निंग, ठीक है, जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है, ये जो है ये मेथड जो है ये क्या करता है, ये क्या करता है, रेडी, ये तैयार करता है किसको, शॉर्टेड वे टू लर्निंग, ठीक है, ये सीखने के लिए हमें क्या करता है, ये एक छोटा रास्ता होता है, सीधा रास्ता होता है जो हमें सीखने के लिए क्या करता है, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सरल
तरीके से ये हमें क्या करता है, सरलता से सरल तरीका निभाते हैं इसमें, ये सरल तरीके से हमें क्या करता है, सीखते हैं हम इसमें। टाइप ऑफ रीडिंग एबिलिटी, इसमें 2 तरीके की जो है तरीके से हम इसको सिखाते हैं या सीखते हैं, ठीक है। 2 तरीके से इसको बताया जाता है, एक तो होता है ओरल और एक होता है साइलेंट, यानी एक मौखिक होता है, ठीक है, और एक क्या होता है साइलेंट यानी मौन होता है, ठीक है। चलिए, ओरल मतलब होता है जो आप क्या करते बोलते हो, बोल कर किसी चीज़ को बताते हो, एक साइलेंट रीडिंग होता है, ठीक है। चलिए, फिर क्या है, इट वॉज अगेन द डायरेक्ट मेथड, ये जो है डायरेक्ट मेथड के क्या है, अगेंस्ट है, ठीक है, खिलाफ था। ये जो मेथड है ये डायरेक्ट मेथड के क्या था, खिलाफ था। फोकस ऑन साइलेंट रीडिंग, पढ़ने पर इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट, इट इज़ ईजियर टू एक्वायर रीडिंग नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज देन टू एक्वायर्ड स्पीकिंग, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी भाषा को पढ़ने का ज्ञान या किसी भी भाषा को बोलने की अपेक्षा ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। क्या कहा गया है कि किसी भी भाषा को, यानी डॉक्टर वेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार कहा गया है कि किसी भी भाषा को पढ़ने का ज्ञान बोलने की अपेक्षा ज़्यादा आसान होता है। आप इंग्लिश को पढ़ लेते हो लेकिन बोल नहीं पाते हो, ये यहाँ पर बात की गई है। फिर कहा गया है कि दिस इज बेस्ड ऑन 3 एलिमेंट, ये 3 तत्वों पर आधारित है। एलिमेंट्स मतलब तत्व होता है, 3 तत्वों पर आधारित है। रीडिंग यानी पढ़ना, दूसरा है रीडिंग विद सेलेक्टेड वोकैबुलरी, यानी पढ़ने वाला भी जरूरी है, किसको, वोकैबुलरी यानी सेलेक्टेड वोकैबुलरी के साथ पढ़ना चाहिए। फिर क्या है, जुडिशियस यूज ऑफ द मदर टंग, मातृभाषा का उचित रूप से इस्तेमाल करना, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामर इज अ टॉट इंडक्टिविटी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो है हमारी, इसमें कहा गया है कि ग्रामर यानी उदाहरण जो है नियम की ओर इंडिकेट तरीके से सिखाई जाती है, यानी ये इंडक्टिव तरीके से सिखाई जाती है, यानी अच्छी तरीके से इसमें ग्रामर सिखाई जाती है। चलिए मेरिट यानी इसकी एडवांटेजेस क्या है, चलिए देखते हैं, यानी इसके क्या गुण हैं, क्या इसके लाभ हैं। चलिए, तो डेवलप रीडिंग हैबिट, ये क्या करती है, ये पढ़ने की आदतों को बढ़ाती है, ठीक है। फिर क्या है, टाइम सेविंग एंड नॉट एक्सपेंसिव, ये बहुत टाइम सेविंग यानी ये इसमें समय की बचत होती है और इसके साथ साथ ये महंगी नहीं होती है, बहुत एक्सपेंसिव यानी महंगी नहीं होती है। रीडिंग हैज़ टू मेक द राइटिंग, ठीक है, यहाँ पर कहा गया है पढ़ने से लिखने में आसानी होती है, ठीक है, पढ़ने से लिखने में मदद आती है। ठीक है, इंक्रीज वोकैबुलरी, इससे हमारी क्या होती है, वोकैबुलरी जो होती है इंक्रीज होती है, ठीक है। इट प्रमोट्स रीडिंग, ये क्या करता है, ये रीडिंग को बढ़ावा देता है, प्रमोट्स करना यानी बढ़ावा देना, इंक्रीज करना। फिर क्या है, नो नीड ऑफ ग्रामर रूल्स एंड नो टीचर रिक्वायर्ड, ठीक है, इसमें हमें ग्रामर रूल्स की कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, ना ही किसी अध्यापक की आवश्यकता होती, बच्चा खुद पढ़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस। डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस क्या होता है, यानी दोष या इसकी क्या हानियां हैं। तो पहला पॉइंट है प्रोनाउंसिएशन ऑफ स्टूडेंट कैन नॉट द इम्प्रूव, ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया है कि बोलना, जो प्रोनाउंसिएशन यानी स्टूडेंट का जो बोलने का जो तरीका होता है, स्टूडेंट का जो उच्चारण करने का जो तरीका होता है, यहाँ पर इम्प्रूव नहीं होगा, ठीक है। हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड बोरिंग, ठीक है, ये क्या होती है, कभी कभी समझने के लिए ये क्या होती है, यहाँ पर ये कहा गया है कि ये कभी कभी समझने के लिए क्या होती है, मुश्किल होती है और बहुत बोरिंग होती है, बच्चा इसमें बोर होने लगता है, ठीक है। इग्नोर स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर कहा गया है कि इसमें जो है बच्चों को जो है वो क्या करना, बोलने के लिए, लिखने के लिए और सुनने के लिए क्या होते हैं, बच्चे इग्नोर करते हैं, ठीक है, रुचि नहीं लेते हैं। फिर क्या है, हैव ओनली वन एक्टिविटी, इसमें केवल एक ही एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, एक ही एक्टिविटीज़ हो रही है, तो इसलिए, और वो एक्टिविटीज़ क्या होती है, इसमें रीडिंग, सिर्फ यहाँ पर रीडिंग पर फोकस किया गया है, यानी यहाँ पर बोलना पढ़ने लिखने पर फोकस नहीं किया है, सिर्फ क्या है यहाँ पर बोलने के लिए, लिखने के लिए, सुनने पे फोकस नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पर पढ़ने पे फोकस किया है, ठीक है। फिर कैन नॉट डेवलप इंटरेस्ट, ये क्या करती है, बच्चों में रुचि पैदा नहीं करती है। नेक्स्ट आपका है ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड, जो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। तो इट इज़ आल्सो नोन एज क्लासिकल एंड ट्रेडिशनल मेथड, ये जो है ये बहुत क्या है, शास्त्रीय या हम कह सकते हैं जो ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड है, ये आपका क्या है, जो ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड है
ये जो होती है ये आपकी शास्त्रीय या परंपरागत विधि से क्या होती है के नाम से भी जानी जाती है। और ये जो ग्रामर ट्रांसलेटर मेथड जिसे हम व्याकरण अनुवाद विधि भी कहते हैं ना, व्याकरण अनुवाद विधि, इसका हिंदी जो ट्रांसलेशन है वो व्याकरण अनुवाद विधि है। ठीक है, तो ये जो होती है भारत में पढ़ाई जाने वाली अंग्रेजी की सबसे पुरानी विधि है, यानी भारत में ग्रामर यानी व्याकरण अनुवाद विधि का यूज़ किया जाता है। और ये जो होती है ये शास्त्रीय या परंपरागत विधि द्वारा भी जानी जाती है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, यानी कि ये भारत में पढ़ाई जाने वाली अंग्रेजी की सबसे पुरानी भाषा में से एक है। थर्ड पॉइंट है, इन दिस मेथड स्टूडेंट लर्न ग्रामेटिकल रूल्स एंड अदर अप्लाई दोज रूल्स बाई ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस बिटवीन टारगेट लैंग्वेज एंड नेटिव लैंग्वेज। यानी यहाँ पर कहा गया है कि ये जो विधि होती है इसमें जो बच्चे होते हैं वो व्याकरण के नियमों को पढ़ते हैं, सीखते हैं और इसके बाद इन नियमों को वाक्य के अनुवाद करते हैं। ठीक है, यानी वाक्यों का अनुवाद जो है वो मातृभाषा और देशी भाषा में करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दिस मैथड इज डिडक्टिव। ठीक है, ये मैथड जो है ये निगमनात्मक, लर्नर फिर क्या है, निगमनात्मक होता है, लर्न्स ग्रामर रूल्स डिडक्टिविटी, यानी ये जो है नियम से उदाहरण की ओर चलता है, पहले नियम पढ़ते हो फिर उदाहरण पढ़ते हो, तो ये विधि जो है डिडक्टिव यानी निगमनात्मक होती है। और ग्रामर के नियम जो होते हैं वो निगमनात्मक विधि द्वारा सीखते हैं बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड सेंटेंस। इसमें जो होता है वो क्या होता है, वर्ड सेंटेंस जो होती है उसकी टीचिंग की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वर्ड सेंटेंस होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका ट्रांसलेट इन मदर टंग, यानी बच्चों को जब आप ग्रामर सिखाते हो तो क्या होता है, पहले आप उसको ट्रांसलेट करते हो उसकी मातृभाषा में, तभी तो आप उसको सिखाते हो। जैसे आपने कहा बॉय, BOY बॉय, बॉय का अर्थ क्या होगा, तो आप कहोगे लड़का। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको पहले ट्रांसलेट कर करके चीज़ों को सिखाते हो। जैसे आपने कहा दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है, तो इस तरीके से बच्चों को आप सिखाते हो। अब इसकी मेरिट्स यानी इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यूज़फुल एट द प्राइमरी स्टेज, इसका यूज़ जो है वो प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। वोकैब बिल्डर, यानी यहाँ पर जो है वोकैबलरी का मतलब होता है शब्दावली। ठीक है, यहाँ पर जो शब्दावली जो होती है वो अच्छी होती है। ठीक है, यानी जो शब्दकोश होते हैं वो अच्छे होते हैं, बिल्ड होते हैं यानी इंक्रीज होते हैं। टाइम सेविंग, यहाँ पर बचत भी होती है समय की। इसके साथ साथ यूज़फुल इन द क्लास हैविंग लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ओवर क्राउडेड क्लास, ये जो होती है इससे क्या होती है, ये मेथड जो होता है क्लास में यूज़फुल है जहाँ पर काफ़ी संख्या में बच्चे होते हैं, यानी पूरी क्लास भरी हुई होती है। ओवर क्राउडेड क्लास यानी जहाँ पर क्लास पूरी भरी हुई होती है। ठीक है, बेनिफिशियल इन द क्लास हैविंग वेरियस लेवल स्टूडेंट, यहाँ पर जो होते हैं अलग अलग स्तर के कक्षा के जो बच्चे हैं होते हैं वो इस मेथड के लिए लाभदायक होते हैं, इस मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसकी डीमेरिट्स यानी इसका दोष क्या होता है, इसका जो है इसकी हानियाँ क्या होती हैं। तो इट डज नॉट इम्प्रूव द ओरल फ्लुएंसी इन इंग्लिश, ये जो होती है ये मौखिक प्रभाव को इम्प्रूव नहीं करती है। ओरल फ्लुएंसी मतलब होता है मौखिक प्रभाव, ये उसको इम्प्रूव नहीं करती। इसमें बच्चे सिर्फ ग्रामर सीखते हैं लेकिन फटाफट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, डू नॉट डेवलप द पावर ऑफ थिंकिंग इन द लार्ज लैंग्वेज। अब आप लोग देखो, आप लोग बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अभी इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, यानी कि बिल्कुल इंग्लिश में बात नहीं कर पाते, जबकि उनको ग्रामर के सारे रूल्स पता हैं, सारी चीज़ें वो ग्रामर की जानते हैं, लेकिन वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं कि वो किसी डायरेक्ट इंग्लिश में बात कर सके, ये नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर कहा गया है कि इसमें जो ओरल फ्लुएंसी होती है यानी जो मौखिक प्रवाह यानी बोलने की जो प्रवाह होता है वो इम्प्रूव नहीं हो पाता है। ठीक है, बच्चे ग्रामर सीख जाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। डू नॉट डेवलप द पावर ऑफ थिंकिंग इन द टारगेट लैंग्वेज, यानी कि टारगेट लैंग्वेज में सोचने का जो पावर होता है, सोचने की जो शक्ति होती है उसको डेवलप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, द अननेचुरल मैथड, ठीक है, यहाँ पर जो है इसका यूज होता है, ये जो होता है अननेचुरल मैथड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। डायरेक्ट मेथड में देखते हैं क्या कहा गया है। तो डायरेक्ट मेथड जो है ये आपका, इसको किसने दिया था ये भी कई बार पूछा गया है। तो डायरेक्ट मेथड जो है इसको मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज ने दिया था। ठीक है, मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज ने दिया था। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि अ मेथड ऑफ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज यूजिंग ओनली टारगेट लैंग्वेज एंड विदाउट एम्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ, यहाँ पर थोड़ा सा रह गया है। तो यहाँ पर इसमें ये क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि ये जो डायरेक्ट मेथड है ये क्या है, द मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, इस मेथड का यूज जो है फॉरेन लैंग्वेज में किया जाता है। ठीक है,
क्या है, फॉरेन लैंग्वेज में टीचिंग मेथड जो है वो क्या होती, केवल क्या होती, टारगेट लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। यानी जो फॉरेन लैंग्वेज में जो टीचिंग लैंग्वेज होती है, यानी टीचिंग मेथड जो होता है फॉरेन लैंग्वेज में, उसमें केवल क्या होता है, टारगेट लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अपोजिट ऑफ ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड। ये जो डायरेक्ट मेथड है ये क्या है, ये उल्टा होता है किसका, ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड का। यानी ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड में आपने क्या सीखा था कि हम उसमें ग्रामर के रूल सारे सीख जाते, सब कुछ सीख जाते, लेकिन बोल नहीं पाते। लेकिन डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हम ग्रामर नहीं समझते हैं, हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश फर बोल लेते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज क्या होते हैं, फॉरेन लोग क्या होते हैं, जैसे हम लोग मातृभाषा है तो हम लोग, हमारे मम्मी पापा हम लोगों को पहले हिंदी के रूल्स नहीं सिखाते हैं, व्याकरण नहीं सिखाते हैं, हम डायरेक्ट उनको देख देख के, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट होता है, यानी मातृभाषा हमारी हिंदी, तो उसी इन्वायरमेंट में हम आते हैं तो हम धीरे धीरे चीज़ों को खुद ही अपने आप से वाक्य बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होता है ऐसे इसी में भी है, ये जो डायरेक्ट मेथड है ये फॉरेन लैंग्वेज होती है, इसमें फॉरेन लैंग्वेज जो होती है उसकी जो भाषा होती है टारगेट लैंग्वेज, यानी यहाँ पर ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर बच्चे खुद ही इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। ठीक है, अपने इन्वायरमेंट में आकर सीख जाते हैं। फिर क्या है, यूज़ ऑफ मदर टंग इज़ डिस्करेज। यहाँ पर कहा गया है कि जो मदर टंग का यूज़ जो होता है वो क्या होता है, डिस्करेज होता है। ठीक है, मदर टंग का यूज़ जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर डिस्करेज होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, मेजर फोकस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर बोलने और सुनने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बोलने और सुनने पर फोकस ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ यानी कि यहाँ पर जो डिस्करेज का मतलब होता है, अभी बहुत से लोग कहेंगे ये डिस्करेज का मतलब मैम नहीं बताया था, मतलब होता है हतोत्साहित किया जाता है। ठीक है, मदर टंग का यूज़ जो है इसमें मदर टंग का इस्तेमाल करने के लिए इसे हतोत्साहित किया जाता है। इसमें मेजर फोकस जो होता है, सबसे ज़्यादा फोकस जो होता है वो किस पर किया जाता है, सबसे ज़्यादा फोकस बोलने और सुनने पर किया जाता है। फिर ये क्या है, दिस मेथड इज़ इंडक्टिव मेथड। ये जो मेथड होता है ये आगमन विधि होती है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल टू रूल्स जाते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस। ठीक है, ये जो ग्रामर जो इंडक्टिव तरीके से सिखाई जाती है, और इसमें जो यूनिट लैंग्वेज का जो यूनिट है वो क्या होता है, सेंटेंस होती है। यानी कि बच्चा डायरेक्ट वाक्य बनाना शुरू कर दे, वाक्य बोलना शुरू कर देता है, इसमें हमें ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरिट्स या एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस क्या है, इसकी मेरिट्स क्या है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो इट इज़ फुल ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर फिनिश द लेसन, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज एंड डन। ठीक है, तो यहाँ एक्सरसाइज डन, यहाँ पर ये कहा गया कि ये जो होती है ये मेथड जो होता है एक्टिविटीज़ से भरा हुआ होता है, जिसमें लेसन को ख़त्म करने के बाद क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, एक्सरसाइज वगैरह होते हैं, उनको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, द फोकस इज़ ऑन ओरल प्रैक्टिस स्पीकिंग, देयर फॉर पंक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव्स। यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो होता है किस पर फोकस करता है, ये बोलने पर यानी मौखिक अभ्यास पर ज़्यादा फोकस करते हैं। सबसे ज़्यादा किस पर फोकस किया गया है, मौखिक अभ्यास पर, बोलने पर फोकस किया गया है। इसकी वजह से जो हमारा प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो इम्प्रूव होता है। ठीक है, चलिए फिर कहा गया है कि इट प्रोवाइड बेटर फ्लुएंसी ऑफ लैंग्वेज। ये भाषा के अच्छे प्रवाह को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग। ये जो होता है ये टीचिंग का क्या है, नेचुरल मेथड होता है। ये पढ़ाने का तरीका जो होता है इसमें क्या होता है, नेचुरल होता है। ठीक है, प्राकृतिक होता है। टीचर टीच अबाउट द थिंग्स बाय शोइंग इन पिक्चर टू द स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर कहा गया कि अध्यापक जो भी पढ़ाता है उसके बारे में उसकी पिक्चर दिखाकर पढ़ाता है। जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हो ए फॉर एप्पल, ठीक है, तो ए फॉर एप्पल और एप्पल की यहाँ पर पिक्चर्स बनी होती है। ठीक है भाई, एप्पल यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा है, इस पर मत जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पिक्चर बनी होती है, यानी पिक्चर के थ्रू यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब है डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस, यानी इसके दोष क्या होते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसके दोष क्या होते हैं, रीडिंग राइटिंग आर इग्नोर। यहाँ पर जो है रीडिंग और राइटिंग क्या की गई है, यानी यहाँ पर पढ़ने और लिखने पर क्या किया गया है, यहाँ पर उसको इग्नोर किया गया है। ठीक है, इट इज़ एक्सपेंसिव मेथड। ये बहुत जो है एक्सपेंसिव मेथड होता है, ये बहुत डिफ़िकल्ट मेथड होता है। फिर क्या है, ये एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगा मेथड होता है। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत कठिन होता है। अवर क्राउडेड क्लास आर नॉट अलाउड, इसमें पूरी भरी हुई क्लास अलाउड नहीं है। नॉट एप्लीकेबल फॉर हिंदी मीडियम स्कूल्स, इसके लिए हिंदी मीडियम स्कूल के लिए ये उपयुक्त नहीं है। ये मेथड यानी डायरेक्ट मेथड जो है हिंदी मीडियम स्कूल के लिए क्या है, उपयुक्त नहीं है, अच्छा नहीं है। चलिए नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ये आपके 2020, 2022, 2018, 2015, 2016 में कई बार पूछा गया है कि ऑडियो विजुअल मेथड के बारे में, यानी ऑडियो विजुअल मेथड या ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, इसके बारे में कई बार पूछा गया है। ठीक है,
बहुत बार पूछा गया है कि एडवांटेजेस ऑफ ऑडियो विजुअल ऐड के एडवांटेजेस क्या है, 2021 में पूछा गया था। और इसके साथ साथ पूछा गया है कि क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। ऑडियो वीडियो का मतलब होता है श्रव्य दृश्य और मेथड का मतलब विधि। चलिए, तो मोर इफेक्टिव मेथड फॉर टीचिंग इंग्लिश, ये जो ऑडियो विजुअल मेथड होता है, ये ऑडियो विजुअल मेथड होता है टीचिंग यानी कि इंग्लिश को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इंग्लिश को पढ़ाने के लिए बहुत इफेक्टिव, बहुत प्रभावशाली विधि होती है। क्या? ऑडियो विजुअल ऐड इंग्लिश को पढ़ाने के लिए सबसे प्रभावशाली विधि होती है। नेक्स्ट है द ऑडियो विजुअल मेथड डिफर्स टू बोथ साउंड एंड पिक्चर। ठीक है, ये जो ऑडियो विजुअल मेथड है, ये क्या होती है, ऑडियो विजुअल मेथड में साउंड और पिक्चर दोनों को प्रस्तुत किया जाता है, दोनों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वीडियो दिखा करके, रिकॉर्डेड चीज़ें, ठीक है, रिकॉर्डेड स्पीच और इमेजेस दिखा करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल इज टू फैसिलिटेट द टास्क ऑफ क्लासरूम टीचर टू मेक हिज टीचिंग जॉब मोर इफेक्टिवली। यानी यहाँ पर कहा गया है कि जो ये इसकी जो ऑडियो विजुअल ऐड का जो इम्पोर्टेंस, अगर आपसे पूछा जाए कि इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल ऐड, तो इसकी इम्पोर्टेंस, इसका महत्व क्या है, तो ऑडियो विजुअल ऐड का जो महत्व है, यानी श्रव्य दृश्य सामग्री का जो महत्व है, वो कक्षा में शिक्षक के कार्य को सरल बनाता है। इसके साथ साथ ये अपना शिक्षण कार्य प्रभावशाली ढंग से कर सके। नेक्स्ट है द टीचर कैन कैच द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट बाय द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल ऐड, यानी श्रव्य दृश्य सामग्री की मदद से शिक्षक अपने छात्रों का ध्यान प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, या उसका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, एट्रैक्टिव मतलब होता है आकर्षित करना। फिर क्या है, काइंड्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड टीचिंग एड्स, यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रकार बताइए। तो एक होता है सिंपल विजुअल एड्स, यानी दिखाई देने वाली चीज़ें केवल, जिसे हम दृश्य सामग्री कहते हैं। जैसे कि ब्लैक बोर्ड को हम केवल देख सकते हैं, उसको सुन नहीं सकते। ठीक है, वो बोलता नहीं है। फिर क्या, बुक है, चार्ट है, मैप है, मॉडल है, ग्लोब है, पिक्चर डायग्राम है। ठीक है, और फ्लैनल बोर्ड है, यानी कि ये सभी चीज़ें जो आपकी होती हैं, ये आपकी सिर्फ हम देख सकते हैं। ठीक है, इसको सुन नहीं सकते। नेक्स्ट है ऑडियो एड्स, यानी ऑडियो एड्स का मतलब होता है कि क्या होता है, दृश्य सामग्री जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, ऑडियो एड्स, ऑडियो का मतलब होता है यहाँ पर सुनना। ठीक है, ठीक है, ऑडियो एड्स मतलब होता है सुनना। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो जैसे कि ऑडियो एड्स में क्या होता है, सॉरी, ऑडियो एड्स मतलब होता है सुनना। विजुअल मतलब देखना होता है, ऑडियो मतलब सुनना। ठीक है, सॉरी गाइस, ऑडियो एड्स मतलब कि आपकी क्या होती है, श्रव्य सामग्री, जिसको हम बोलते हैं श्रव्य मतलब सुनना, श्रव्य सामग्री। तो जैसे रेडियो में से हम सिर्फ सुन सकते हैं, टेप रिकॉर्डर सिर्फ सुन सकते हैं, ग्रामोफोन सिर्फ सुन सकते हैं। ठीक है, अब एक होता है ऑडियो विजुअल एड्स, यानी जो दोनों, जिसमें दोनों कैटेगरी आ जाती हैं, यानी कि दृश्य श्रव्य दोनों सामग्री आ जाती। जैसे सिनेमा में हम जाते हैं, तो सिनेमा में क्या होता है, पिक्चर को देखते भी हैं और सुनते भी हैं। टेलीविज़न, टीवी देखते हैं और सुनते भी हैं, उसमें जो भी चीज़ें चलती हैं उसको देखते भी हैं और सुनते भी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड ऑडियो विजुअल एड्स एंड टीचिंग एड्स। ठीक है, ये पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, इट शुड बी मीनिंगफुल एंड पावरफुल। ये जो होता है, जो ऑडियो विजुअल एड जो होता है, ये क्या होता है, ये जो है उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लार्ज इनफ टू बी सीन बाय ऑल स्टूडेंट, यानी कि हम कहेंगे कि ऑडियो विजुअल एड इज लार्ज इनफ टू बी सीन बाय ऑल स्टूडेंट। ठीक है, ये जो होते हैं, ये जो ऑडियो विजुअल एड यानी श्रव्य दृश्य सामग्री होता है, ये सभी स्टूडेंट को दिखाई दे, इस इतने बड़े होने चाहिए, यानी कि ये सभी को दिखाई दे, इतने बड़े होने चाहिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट, यानी ऑडियो विजुअल एड्स इज अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट, यानी कि ये कहा गया है कि जो ये हमारा श्रव्य दृश्य सामग्री है, ये जो है, ये जो मेंटल लेवल के अनुसार होने चाहिए, बच्चों के जो मेंटल लेवल यानी कि उसके मानसिक स्तर के अनुसार होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अपग्रेडेड एंड अपडेटेड, ये जो होते हैं, ये अपग्रेड और अपडेट दोनों होने चाहिए। ठीक है, और ये अफोर्डेबल भी होने चाहिए। अफोर्डेबल का मतलब होता है कि आसान, मतलब आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, यानी कि आसानी से उपलब्ध हो, कम लागत में हो, ताकि हम बच्चों को उसको प्रेजेंट कर सके, प्रस्तुत कर सके, दिखा सके, है ना, कम लागत के, जैसे बच्चे भी उसे खरीद, जैसे चार्ट वगैरह हैं 5 रुपए के, 10 रुपए के मिल जाते हैं। तो मतलब ऐसी चीज़ें हों जो मतलब बच्चे भी उसे अच्छे से आसानी से खरीद सके। ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई है। नेक्स्ट आपका है द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है,
यहाँ पर एड्स लिख लेगा, ऑडियो विजुअल एड्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये 18, 20 और 21 में पूछा गया। अभी देखिए आपका फर्स्ट यूनिट ही चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो ऑडियो विजुअल ऐड जो है इसका जो है यूज़ कहाँ पर मतलब किया जाता है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, यहाँ पर ये बात कही गई है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि इसका जो है यूज़ यानी इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। इट इज़ क्लियर दैट ऑडियो विजुअल एड्स, एक सेकेंड रुक जाइए, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो क्या है, इट इज़ क्लियर दैट ऑडियो विजुअल एड्स आर इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी जो ऑडियो विजुअल एड यानी श्रव्य दृश्य सामग्री है, यह शिक्षण में सीखने की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इट हेल्प्स द टीचर टू प्रेजेंट द लेसन इफेक्टिव एंड स्टूडेंट लर्न एंड रिटेन द कॉन्सेप्ट बेटर एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। यानी इट हेल्प्स द टीचर, यानी ये जो होता है ये एक टीचर को क्लास में पाठ योजना को पढ़ाने के लिए आसान बनाने में मदद करता है, ठीक है। और क्या करता है, और छात्रों की यानी कि छात्र जो भी जब टीचर किसी लेसन को पढ़ाती है तो बच्चे उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे और लंबे समय तक उनके अंदर वो चीज़ रहे, ये लंबे समय तक ये चलता रहे, इसके बारे में बताया गया। यानी बच्चे जब तक मैं आपको जैसे कोई भी चीज़ पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं समझोगे तो आप, जैसे मैं आपको ग्रामर्स का कोई रूल्स पढ़ाऊँ और आप उस ग्रामर्स के रूल्स का जब कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तब तक आप उस चीज़ों को नहीं कर पाओगे, ठीक है। यानी उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। यही कहा गया है इसमें कि ये टीचर को पढ़ाने में मदद करता है, किसी भी पाठ्य योजना को पढ़ाने में मदद करता है, इसके साथ साथ बच्चों को कॉन्सेप्ट समझने में और उस बच्चों के अंदर लंबे समय तक रहने में मदद करता है। यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इम्प्रूव स्टूडेंट क्रिटिकल एंड एनालिटिकली थिंकिंग। यानी यहाँ पर कहा गया है जो ऑडियो विजुअल एड्स यानी श्रव्य दृश्य सामग्री होता है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो ऑडियो विजुअल यानी श्रव्य दृश्य सामग्री का यूज़ छात्र की आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक सोच में सुधार लाने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है लैंग्वेज गेम्स, ठीक है। लैंग्वेज गेम्स के बारे में, और यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 में भी पूछा गया है कि लैंग्वेज गेम्स यानी इम्प्रूव ऑफ लैंग्वेज गेम्स, ठीक है। लैंग्वेज गेम्स को हम कैसे इम्प्रूव करते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। यानी हम खेल के माध्यम से बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, यानी खेल के माध्यम से भाषा को कैसे सिखाया जा सकता है, ठीक है। खेल विधि के माध्यम से बच्चों को कैसे आसान तरीके से सिखा सकते हैं, यहाँ पर ये बात की गई है। तो कहा गया है कि गेम विच इज़ प्लेड टू लर्न इंग्लिश इन अ प्रॉपर वे इज कॉल्ड लैंग्वेज गेम्स। यानी कि कहा गया है कि खेल के माध्यम से, यानी खेल वह होता है इंग्लिश को सही तरीके से सिखाने और आसान तरीके से भाषा को सिखाने का एक तरीका होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम्स, यानी लैंग्वेज गेम्स के क्या महत्व है इसके बारे में पूछा गया है। तो लैंग्वेज गेम्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। ये जो होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसमें, सीखने में, ठीक है। बच्चों को इंग्लिश सिखाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कौन, लैंग्वेज गेम, ठीक है। यानी कि खेल के माध्यम से हम बच्चों को आसान तरीके से चीज़ों को सिखा सकते हैं, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, इंटरेस्टिंग एंड ईजी। यानी कि जो लैंग्वेज गेम है ये जो होता है ये नेसेसरी यानी ज़रूरी होता है, ठीक है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को रोचक, मनोरंजक और आसान बनाने में ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है द लर्नर अंडरस्टैंड बेटर when they are articles, ठीक है। the learners understand better when they are active, ठीक है, when they are active। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो हमारा क्या बोलते हैं लैंग्वेज गेम है, ये क्या करता है, ये सक्रिय रखता है और जल्दी से बच्चों को सीखने में, और बच्चों को ये क्या करता है, व्हेन दे आर एक्टिव, ये द लर्नर अंडरस्टैंड बेटर, ये क्या करता है, बच्चों को जल्दी सीखने में मदद करता है, व्हेन, जब, दे आर एक्टिव, जब बच्चे सक्रिय होते हैं, ठीक है। लैंग्वेज गेम के द्वारा बच्चे क्या होते हैं, खेल के माध्यम से बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक रुचि लेकर के बच्चे सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कहा गया है, तो ये बहुत अच्छी विधि होती है बच्चों को सक्रिय रूप से सिखाने में। नेक्स्ट है गेम्स प्रोवाइड लैंग्वेज प्रैक्टिस इन ऑल आर द 4 स्किल्स, ठीक है। हम बच्चों को खेल के माध्यम से बच्चों के अंदर 4 स्किल्स भी का अभ्यास भी करा सकते हैं, जैसे सम गिव आर गिवन बिलो। कौन कौन से ये तरीके हैं, एक है तो क्वेश्चन गेम्स, ठीक है। हम बच्चों को क्वेश्चन गेम्स करा करके यानी क्वेश्चन पूछ के बच्चों से भी सिखा सकते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन आंसर करके, जैसे मैंने कहा कि व्हाट इज़ द फेवरेट कलर, ठीक है, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, व्हाट इज़ द फेवरेट, व्हाट इज़ योर फेवरेट टीचर्स नेम, ठीक है, इस तरीके से तो बच्चे उसका क्वेश्चन आंसर करके हम बच्चों को क्या करते हैं, उनके अंदर स्किल को डेवलप कर सकते हैं। पजल्स गेम्स क्या होता है, देखिए आपको तो यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए लेकर आई हूँ। पजल्स गेम जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पजल्स गेम क्या होता है, आपने बच्चों को ग्रुप में बांट दिया, एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी, ठीक है, आपने पूछा कि किसी से पूछा कि व्हाट इज़ द रोज़ कलर, तो किसी बच्चे ने कह दिया रेड, ठीक है, मान लो एक ग्रुप के बच्चे ने रेड बता दिया, तो अब उसको 1 नंबर दे दोगे, इसको 0 दे दोगे, ऐसे आप गेम खेलते हो ना, खिलाते हो, वही चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन गेम्स, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन गेम्स क्या होता है, जैसे कि आपने बच्चों को सिखाया, यानी शुद्ध उच्चारण, यानी कि जो तुकांत शब्द होते हैं जिनको हम बोलते हैं ना, राइमिंग वर्ड जिनको बोलते हैं, जैसे तुकांत शब्द बोलते हैं। तुकांत शब्द मतलब जैसे बोला, जैसे बोलते हैं ना, बच्चा, जच्चा, ठीक है, राम, श्याम, नाम, ठीक है, जो जिसके एंड में जो है वही शब्द आए ना, तुकान शब्द बोलते हैं ना, राइमिंग वर्ड जिसको बोलते हैं, जिसके बोलने में एक जैसी आवाज़ आती हो, ठीक है, जैसे कहते हैं जग, मग, डग, ठीक है, इस तरीके से एक जैसी आवाज़ आती हो। जैसे हमने कहा कैट, रैट, मैट, मैंने कहा कोई 3 आप राइमिंग वर्ड्स लिखिए। फिर कहा चेंज, रेंज, स्ट्रेंज, ये क्या है, राइमिंग वर्ड है, यानी तुकान शब्द होते हैं, ठीक है। फिर क्या है, स्पेलिंग गेम, सिर्फ आपको यहाँ पर इसकी जो आपको जो हेडिंग है सिर्फ वो लिखनी है सिर्फ, ठीक है। अब आपने स्पेलिंग गेम्स खिलाया, मान लो आपने स्पेलिंग लिखी और ग्रुप ए का बच्चा आया और उसने स्पेलिंग, यहाँ पर क्रिकेट की स्पेलिंग लिखी हुई है, आपने इसकी क्रिकेट की स्पेलिंग को इसको क्या किया, कंप्लीट करा दिया, ठीक है। किसी बच्चे ने ग्रामर की स्पेलिंग बता दी, आपने स्पेलिंग दे दी, और वहाँ पर आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं ना, करेक्ट करना होता है, ये आप तो यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर आपको ग्रामर की स्पेलिंग बच्चे ने बताया, तो इस तरीके से सिखाते हैं, ठीक है। चलिए, फिर क्या है, जैसे मैथमेटिक की स्पेलिंग दे दी, ट्रेवल की स्पेलिंग दे दी, स्ट्रोक की स्पेलिंग दे दी, अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग दे दी, स्ट्राइक की स्पेलिंग दे दी, और ये सारी स्पेलिंग आपको कमेंट्स में लिखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में पूछी भी गई हैं, ठीक है। स्पेलिंग्स वही स्पेलिंग मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ जो पेपर में पूछी गई, इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा और ये आपको इसका आंसर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज स्किल, यानी कि भाषा कौशल जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर बताना है आपको। तो जो भाषा कौशल आपने हिंदी में पढ़ा है ना, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, है ना, वही यहाँ पर लैंग्वेज स्किल का मतलब होता है भाषा कौशल। तो लैंग्वेज स्किल्स आर 4 टाइप्स, भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। चलिए, तो कौन कौन से थे, और अगर आपसे यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि रिसेप्टिव स्किल्स क्या होते हैं या पैसिव स्किल्स क्या होते हैं। तो लिसनिंग एंड रीडिंग क्या है, ये आपके रिसेप्टिव स्किल्स हैं, ठीक है। रिसेप्टिव का मतलब होता है ग्रहण करना, ठीक है, क्या होता है, ग्रहण करना। तो सुनना और रीडिंग यानी पढ़ना, ये क्या है, आपके रिसेप्टिव स्किल्स हैं। और प्रोडक्टिव स्किल्स क्या होते हैं, यानी कि अभिव्यक्ति कौशल क्या होते हैं, आपके जो प्रोडक्टिव यानी जो आपके उत्पादक कौशल कौन कौन से होते हैं, स्पीकिंग एंड राइटिंग, यानी कि बोलना और क्या करना, राइटिंग मतलब लिखना, ठीक है, ये आपके क्या है, प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्लासरूम टीचिंग, ठीक है। क्लासरूम टीचिंग के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो क्लासरूम टीचिंग के बारे में पढ़ते हैं। क्लासरूम टीचिंग आपसे पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आपको स्किप नहीं करना, अगर स्किप करना होता तो मैं नहीं पढ़ाती, ठीक है। तो क्लासरूम टीचिंग इज द प्रोसेस दैट अलाउ टीचर टू कंट्रोल द लर्निंग एंड डायरेक्शन ऑफ देयर क्लासरूम्स, यानी ये कहा गया कि ये जो क्लासरूम इज अ प्रोसेस, यानी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो टीचर को अपनी कक्षा में सीखने और दिशा नियंत्रित करने की अनुमति देती है, ठीक है। Before going in the classroom, a teacher should have learned various things as follow। यहाँ पर कहा गया है, जब भी बच्चों को शिक्षक क्लासरूम में पढ़ाने जाती है तो उसे पहले से ही पाठ योजना की तैयारी करनी होती है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ टॉपिक पर वो चर्चा करती है। तो क्लासरूम में जाने से पहले टीचर को अलग अलग प्रकार की चीज़ें बतानी होती हैं, तो उन चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी होती है, जैसे कि लर्न सम जनरल ग्रीटिंग एंड बेस्ट विशेस, जैसे कि आप बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाते हो, बच्चों को गुड मॉर्निंग सिखाते हो, यानी जब आपकी क्लास में कोई टीचर आएगा तो आप उसे क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग। जब सुबह होती तो गुड मॉर्निंग बोलते हो, जब आपको दोपहर होगा, लंच के बाद का जो टाइम होगा, उसमें आप गुड आफ्टरनून बोलोगे, ठीक है।
दोपहर के समय। फिर आप सिखाते हो गुड लक, जब भी आप किसी को अच्छी विशेस देना चाहते हो या कोई बच्चा पेपर देने जा रहा है, एग्जाम देने, तो आप उसको क्या बोलोगे? गुड लक बोलोगे। हैव अ गुड टाइम। तो क्या इस तरीके से बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें आप बच्चों को जो सिखाते हो, ठीक है। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज ऑफ द वर्ड फॉर पर्सन, ठीक है। तो विद्यालय में जो भी व्यक्ति एक व्यक्ति को किसी नाम से पुकारता है, उसके बारे में बच्चों को बताना, मौखिक अभ्यास कराना, ये सभी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो जैसे कि कुछ आप बच्चों को, जैसे कुछ वर्ड्स आप बच्चों को यहाँ पर सिखाते हो, जैसे कारपेंटर, बढ़ई, ठीक है। आपने कहा, बच्चे ने कहा टीचर यानी अध्यापक होता है, बार्बर मतलब नाई होता है, कॉबलर मतलब मोची होता है, स्वीपर मतलब सफाई वाला, यानी कुछ जो उसके दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें प्रयोग में आती हैं, जो भी आपको मीनिंग उसकी बतानी चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, आप बच्चों को वाइल्ड एनिमल्स के नेम, ठीक है, इसके साथ साथ यानी जंगली जानवरों के नाम, चिड़ियों के नाम, फ्रूट्स यानी कि फलों के नाम, फ्लावर्स के नाम, बॉडी पार्ट्स नेम यानी कि शरीर के अंगों के नाम सिखाते हो, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों के नाम। फिर नंबर नेम 1 to 10 यानी 1 से लेकर 10 तक गिनती आप बच्चों को इंग्लिश में लिखना सिखाते हो, ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ बच्चों को क्या सिखाते हो? A to Z कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, यानी कि अल्फ़ाबेट जो होते हैं, आपके अक्षर जो होते हैं, वो A to Z कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में सिखाते हो। ओरल प्रैक्टिस ऑफ सिंपल सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस की आप ओरल प्रैक्टिस कराते हो, ठीक है। कुछ छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों को सिखाते हो, जैसे यहाँ पर निगेटिव बताना है, ठीक है। यहाँ पर सॉल्ट की स्पेलिंग लिखी है, सेव की स्पेलिंग लिखी है, ठीक है। नहीं, यहाँ पर किसकी स्पेलिंग लिखी है आप बताइएगा कमेंट्स में। ग्रामर की स्पेलिंग, एक्टिव की स्पेलिंग, ठीक है, वेडनेसडे की स्पेलिंग, ये सभी आपको बतानी है, ठीक है। बच्चों को ये छोटी छोटी यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू सिखाते हो, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है, व्हाट इज़ प्रोस, ठीक है। प्रोस यानी कि प्रोस का मतलब क्या होता है? स्टोरी, जिसे हम गद्य बोलते हैं ना, गद्य यानी स्टोरी यानी कहानियाँ, ठीक है। ये क्या होती है? तो प्रोस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स प्रोजा ओरेशियो मीनिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो प्रोज है ये शब्द लैटिन भाषा के प्रोजा ओरेशियो शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है सीधा साधा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोज इज अ वर्बल और रिटन लैंग्वेज देन फॉलो द नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच, यानी ये जो होता है, ये जो प्रोज है यानी गद्य जो है, ये मौखिक और लिखित भाषा है जो बोलने की प्रवाह को क्या करता है? फॉलो करती है, ठीक है। जो बोलने की प्रवाह को फॉलो करती है, ठीक है, कैसे हम बोल रहे हैं। अब एम्स ऑफ प्रोज, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि एम्स ऑफ प्रोज, एम्स ऑफ पोइट्री बहुत पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए, तो गद्य का उद्देश्य क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो इसके ज़्यादातर एम्स पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो टू डेवलप द स्टूडेंट इमेजिनेशन एंड लव फॉर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, ये डेवलप करता है, क्या डेवलप करता है, ठीक है, ये क्या डेवलप करता है? एम ऑफ प्रोज यानी गद्य का उद्देश्य क्या होता है? ये डेवलप करता है टू डेवलप द स्टूडेंट इमेजिनेशन एंड लव फॉर नेचर, यानी ये प्राकृतिक वस्तु के प्रति छात्रों की कल्पना शक्ति, उसने सोचने की शक्ति, उसके समझने की शक्ति को क्या करता है? विकसित करता है। डेवलप मतलब विकसित करना। फिर क्या? टू प्रिपेयर दैम फॉर साइलेंट रीडिंग, ये क्या करता है? ये मौन वाचन के लिए तैयार करता है बच्चों को, ठीक है, साइलेंट रीडिंग, ठीक है, इससे मौन वाचन के लिए बच्चे तैयार होते हैं। टू बिल्ड देयर कैरेक्टर, ये क्या करता है? उनके बच्चों के अंदर क्या करता है? चरित्र का निर्माण करता है। फिर क्या है? टू डेवलप देयर एक्टिव एंड पैसिव वोकैबलरी, ये जो होता है ये सक्रिय और निष्क्रिय शब्दावली को विकसित करता है। यहाँ पर टू बिल्ड देयर कैरेक्टर यानी कि बच्चों के अंदर चरित्र निर्माण करता है। जैसे गद्य के माध्यम से आप किसी बच्चे को क्या करते हो, मान लो महात्मा गांधी के बारे में बता रहे हो, तो उससे उसके अंदर नैतिक विकास होगा, उसके अंदर चरित्र निर्माण होगा, ठीक है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, जो कई बार पूछा गया है, व्हाट इज़ द पोइट्री एंड एम्स ऑफ पोइट्री। और ये देखिए लगातार यहाँ पूछा गया 18, 20, 21, 22, ये भूलना नहीं है, ठीक है। पोइट्री यानी पद होता है, ठीक है, प्रोज मतलब होता है गद्य और पोइट्री मतलब पद होता है। तो पद क्या होता है यहाँ पर पूछा गया है। तो पोइट्री इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन द इंटरप्ले ऑफ वर्ड एंड रिथम, यानी जो पोइट्री जो होती है, ये पद जो होती है, ये क्या होता है? ये अंग्रेजी साहित्य का एक प्रकार है जो किस पर आधारित होता है? जो शब्द और लय के आपस में मेल या तुकान शब्द को आपस में मेल पर आधारित होता है, यानी उनको मेल करने के लिए क्या होता है? उसके लिए आधारित होता है, ठीक है। एम्स ऑफ पोइट्री बहुत पूछा गया है। पद का उद्देश्य टू
क्रिएट अ लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर इन दैम, छात्रों में अंग्रेजी साहित्य के लिए प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। फिर क्या है, टू डेवलप द पावर ऑफ इमेजिनेशन, ये क्या करता है, ये बच्चों के अंदर सोचने की शक्ति या कल्पना शक्ति का विकास करता है। टू इनेबल देम टू अंडरस्टैंड द आइडियाज कंटेंट इन द पोएम, ये क्या करता है, बच्चों को कविता में निहित विचारों या भाषाओं को समझने या उसको योग्य बनाता है। ठीक है, चलिए, कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि डिफरेंट बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री, यानी कि गद्य और पद्य में क्या अंतर है, ये पूछा जाएगा। तो प्रोज क्या होता है, पोइट्री क्या होती है। तो प्रोज जो होता है, राइटर यूजुअली हैज़ नो वर्ड लिमिटेड, यानी लेखक के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो है वर्ड जो है लिमिटेड हो, प्रोज में वर्ड लिमिटेड नहीं होते। ठीक है, फिर क्या है, पोइट यूज अ लिमिटेड नो ऑफ वर्ड, कविता में शब्द लिमिटेड होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड, सॉरी नो ऑफ नहीं, नंबर ऑफ वर्ड, यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिएगा। ठीक है, फिर क्या है, वर्ड्स आर क्लियर एंड डायरेक्ट, यहाँ पर जो होते हैं शब्द जो होते हैं सरल होते हैं और मीनिंगफुल होते हैं, सीधे होते हैं। ठीक है, सरल होते हैं, आसान होते हैं और सीधे होते हैं। वर्ड होल्डेड मल्टीपल मीनिंग, ठीक है, इसमें पोयम एक शब्द की बहुत सारी मीनिंग हो सकती है पोयम में। ठीक है, फिर क्या है, प्रोज डज नॉट प्ले अटेंशन, ठीक है, यहाँ पर जो है प्रोज जो होता है वो गद्य के लय में ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, अटेंशन टू यहाँ पर रिदम होगा। ठीक है, लय में ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन पोइट्री प्ले अटेंशन टू रिदम, यहाँ पर पोइट्री में जो है वो लय पर ध्यान दिया जाता है, यानी पोइट्री जो होती है लय तरीके से होनी चाहिए। आप पोएम को कैसे बच्चों को सुनाते हैं, पोएम को आप उसको लय गा कर लय के अनुसार सुनाते हैं, है ना। फिर क्या है, आइडियाज़ आर रिटन इन सेंटेंस, सेंटेंस आर ग्रुप्ड इन पैराग्राफ, जहाँ पर जो ये हमारा जो है वो जो होता है, जो आइडिया को वाक्यों में लिखते हैं और वाक्यों को जोड़कर हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं। और यहाँ पर आइडियाज़ जो होते हैं उनको हम किस में लिखते हैं, लाइन्स में, यानी एक लाइन में लिखते हैं, एक रेखा में लिखते हैं और लाइन को जोड़ते हैं, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, स्टैंजास के बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जो लाइन जुड़ी होती है उसको हम स्टैंजास बोलते हैं, और जो पोएम में लाइन्स होती है उनको हम स्टैंजास बोलते हैं, और जो जो हमारे क्या बोलते हैं, जो हमारे गद्य में जो लाइन्स होती है उनको हम पैराग्राफ बोलते हैं। ये यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ गुड लेसन प्लान। ठीक है, एक अच्छी पाठ योजना क्या होती है। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ अ व्हाट इज़ अ गुड लेसन प्लान, अच्छी पाठ योजना क्या होती है। ठीक है, एक गुड लेसन प्लान क्या होता है। तो अ सक्सेसफुल लेसन प्लान एड्रेसेस एंड इंटीग्रेटेड 3 की कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पर यह कहा गया कि एक जो सफल पाठ योजना होती है वो 3 प्रमुख घटकों को संबंधित करती है। पहला, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये जो होती है ये सीखने का उद्देश्य बताती है। लर्निंग एक्टिविटीज़, ये सीखने की गतिविधियों का आकलन करती है, सीखने की गतिविधियाँ सिखाती है। फिर क्या है, असेसमेंट टू चेक फॉर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, ये क्या करती है, छात्रों की समझ के लिए जांच करने के लिए ये क्या करती है, सीखने की गतिविधियों का आकलन करके छात्र की समझ के लिए जांच करने के लिए ज़रूरी होती है, यानी छात्र कितना समझ रहे हैं ये ज़रूरी होता है इसके लिए। ठीक है, चलिए, अब आपका स्टार्ट होता है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट होता है और आपको पता है पार्ट ऑफ स्पीच से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज़ अ नाउन, एंड यहाँ पर ये कहा गया है कि देखिए क्वेश्चन आपका कैसे बनता है, क्वेश्चंस बनता है आपका कि डिफाइन अ नाउन, इस तरीके से बनता है ना, डिफाइन अ नाउन, और इसके साथ साथ या और टाइप ऑफ नाउन, इस तरीके से काइंड एंड टाइप्स ऑफ नाउन पूछा जाता है इस तरीके से। ठीक है, कई बार पूछा गया है, छोड़ना नहीं है आपको। तो नाउन क्या होता है, यानी नाउन जिसको हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। तो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यहाँ पर हिंदी में भी मैंने लिख दिया था तो आप परेशान मत होइए, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, सीता, आगरा, हिमालय, गंगा, ये सभी क्या है, संज्ञा है। राजस्थान, डॉग, कैट, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन या टाइप्स ऑफ नाउन, ये क्या होते हैं, ये आपके 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन यानी जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन जिसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, मटेरियल नाउन जिसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रॉपर नाउन जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, द नाउन विच डिनोटेड द नेम ऑफ प्रॉपर यानी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, यानी जहाँ पर एक किसी स्पेसिफिक यानी एक ही व्यक्ति की बात की गई हो, स्पेशली एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक जगह की बात की गई हो, किसी का नाम स्पेशली लिया जा रहा हो, यहाँ पर ये बताया गया है कि किसी एक जगह का नाम लिया जा रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे आगरा, ठीक है, अगर हम यहाँ पर कहते हैं सिटी तो बहुत सारी सिटी हो गई, आगरा यहाँ पर स्पेशली नाम लिया जा रहा है आगरा सिटी का। जैसे इंडिया, मंडे, मे, इंग्लिश, ये सभी क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। प्रॉपर नाउन ऑलवेज, देखिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर्स नो मैटर वेयर दे अकर्स विद इन द सेंटेंस, ठीक है। जो प्रॉपर नाउन है इसका यूज़ जो है हमेशा जो है, मतलब जो प्रॉपर नाउन है हमेशा कैपिटल लेटर में स्टार्ट होता है। जैसे कि आगरा लिखा तो आगरा में ए हमेशा कैपिटल, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इससे मैटर नहीं करता है कि वो सेंटेंस में बीच में है या पहले है या बाद में है, ठीक है। चलिए, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में शुरू होता है, चाहे वह सेंटेंस में कहीं भी आए, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, द नाउन विच डिनोटेड द कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी कि जो नाउन होता है वो डिनोट होता है कॉमन पर्सन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा का, यानी कि पूरी जिसकी जो है जाति जहाँ पर बताई जाए वहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉमन नाउन का यूज़ करते हैं, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, कंट्री, बुक्स, मंथ, लैंग्वेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। अब देखिए आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो इसके अलग से जो आपकी जो क्लासेस हैं वहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि ये आपका क्या बोलते हैं, रिवीजन क्लास है। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छे से बहुत टाइम लेकर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि बहुत पूरा आपको कोर्स कराना है, यहाँ पर एक इंग्लिश का पूरा कोर्स कराना होगा, ठीक है। तो आपको अगर बहुत अच्छे से समझना है तो इंग्लिश की एक क्लास बेस्ट है, आपको वहीं पढ़ लेते तो आपको महामैराथन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, जहाँ पर समूह की बात की जा रही हो। द नाउन विच डिनोटेड द ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति, किसी स्थान, ठीक है, का क्या हो, जहाँ पर समूह हो, ठीक है। कलेक्टिव ऑफ थिंग्स इज कलेक्शन ऑफ थिंग्स ऑफ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। यानी कि द नाउन विच डिनोटेड द ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जैसे कि अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट है मटेरियल नाउन, जिसे हम द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो द नाउन विच डिनोटेड मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कर्ड, आयरन, वुड, ठीक है। चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं और ये कई बार पूछी गई है। तो द नाउन विच डिनोटेड फीलिंग, क्वालिटी, स्टेट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जहाँ पर हम अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं, ठीक है, या किसी की क्वालिटी, गुण, यानी गुण, दोष, ये सभी आप बताते हो तो वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे हॉनेस्टी, मर्सी, काइंडनेस, चाइल्डहुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर जो होगा वो होगा जैसे आपका सैड, लव, ठीक है, गुड, ठीक है, यानी अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, इस तरीके से भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अब देखिए कुछ कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि काउंटेबल नाउन क्या होते हैं या अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। तो द नाउन विच कैन बी काउंट, जिस ऐसे संज्ञा जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन होती है। जैसे टेबल, पेन, हेयर, स्टार, कंट्री, बॉय, गर्ल, ठीक है, ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, ऐसी संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे मिल्क, क्या पानी को हम गिन सकते हैं, नहीं। क्या हम दूध को गिन सकते हैं, नहीं। क्या शुगर को गिन सकते हैं, नहीं। क्या हम चावल को गिन सकते हैं, नहीं। क्या हम बटर को गिन सकते हैं, नहीं, ठीक है। चलिए अब जेंडर ऑफ नाउन बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जेंडर ऑफ नाउन यानी जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल, ठीक है, जहाँ पर हम किसी व्यक्ति, जेंडर मतलब क्या होता है, लिंग, ठीक है। लिंग में क्या होता है, तो लिंग जो होता है यानी जिसमें हम पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक का पता लगाते हैं उसे हम लिंग कहते हैं। तो टाइप ऑफ नाउन यानी नाउन जेंडर, यानी कि इंग्लिश में जो हमारे नाउन जेंडर हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन से, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल, ठीक है। तो मस्कुलाइन क्या होता है, यानी इट इज़ डिनोटेड अ मेल पर्सन और एनिमल, ठीक है, ये पुरुष जाति का बोध कराता है। जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो मस्कुलाइन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अ नाउन दैट डिनोटेड अ मेल पर्सन और एनिमल इज कॉल्ड मस्कुलाइन जेंडर। जैसे कि बॉय, लड़का क्या है, पुरुष जाति का है, मैन, ब्रदर, किंग, पापा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फेमिनाइन जेंडर, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कि इट डिनोटेड अ फीमेल पर्सन और एनिमल्स, अ नाउन दैट डिनोट अ फीमेल पर्सन और एनिमल इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। जैसे गर्ल, वुमेन, सिस्टर, क्वीन। नेक्स्ट है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब होता है जो स्त्रीलिंग भी हो और जो मतलब कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो, ठीक है, यानी पुरुष भी हो जाति के भी हो, स्त्री जाति के भी हो। तो इट डिनोट आइदर अ मेल और फीमेल, ठीक है, यानी कि अ नाउन दैट कैन डिनोट बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर इज सेड टू बी कॉमन जेंडर, ठीक है।
जैसे चाइल्ड आपने कहा ये बच्चा किसका है। अब बच्चा वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। आपने कहा बेबी, वाओ बेबी कितनी क्यूट है, या आप ऐसे कहते हो वाओ कितना क्यूट बेबी है, तो आप लड़के की भी बात करो, लड़की की भी बात करो, ठीक है। कैंडिडेट में सभी आ जाएंगे, ठीक है, लड़का भी लड़की भी। क्लासमेट आपने कहा वो मेरी क्लासमेट है, वो मेरा क्लासमेट है, ठीक है, इस तरीके से। स्टूडेंट में भी वो मेरी स्टूडेंट या वो मेरा स्टूडेंट, ठीक है। पर्सन में भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग जिसे बोलते हैं। ये ना तो पुरुष होते हैं ना ही स्त्री होते हैं, ठीक है, यानी स्त्री जाति के होते हैं। इसको हम कैसे डेफिनेशन इसकी लिखेंगे, अ नाउन दैट डिनोटेड अ थिंग्स दैट आर नाइदर मेल और नॉर फीमेल इज सेड टू बी न्यूटर जेंडर, ठीक है। जैसे कि पेंसिल ना स्त्री जाति है ना पुल्लिंग, यानी कि जितनी भी, आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो न्यूटर नाउन जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा आपके क्या होते हैं, मतलब निर्जीव वस्तुएं, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो न्यूटर नाउन होती हैं, ठीक है, न्यूटर जेंडर होती हैं। जैसे पेंसिल, प्लांट, पेन, बेड, किचन, ठीक है। प्लांट आपका क्या होता है, ये सजीव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नाउन यानी नंबर ऑफ नाउन, ठीक है। नंबर ऑफ नाउन आपको यानी कि वचन संज्ञा के क्या कितने वचन होते हैं, तो देयर आर 2 नंबर ऑफ नाउन इन इंग्लिश में भी 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, यानी सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, ठीक है, यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर एक वचन यानी कि अ नाउन दैट डिनोटेड वन पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन, यानी कि जिससे हमें क्या होता है, जिससे हमें किसी एक व्यक्ति एक वस्तु का पता चलता है, वो हमारा सिंगुलर नाउन यानी एक वचन होता है। जैसे कि बॉय, गर्ल, पेन, मैंगो, क्लास, बुक्स, ठीक है। प्लूरल नाउन जिनसे हमें कई सारे व्यक्ति और कई सारी वस्तुओं का पता चलता है, तो अ नाउन दैट डिनोटेड मोर देन वन पर्सन और थिंग्स, यानी कि एक से ज़्यादा व्यक्तियों का पता चलता है, वो प्लूरल नंबर कहलाते हैं, यानी बहुवचन कहलाते हैं। जैसे बॉयज़ यानी लड़के हो गया, गर्ल्स यानी लड़कियां हो गई, ट्रीज़ यानी पेड़, बहुत सारे पेड़ हो गए, पेन्स यानी पेन्स हो गए, बहुत सारे पेन हो गए, बुक्स यानी किताबें हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नाउन। हम प्लूरल नाउन का ट्रांसफॉर्मेशन 3 रूल्स के द्वारा करते हैं और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, पता है आपको, इसलिए हमने ये यहाँ पे रूल्स रखे हैं कैसे हम समझेंगे कि ये प्लूरल नंबर है। तो हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, 3 रूल्स में बनाते हैं। जैसे सामान्य केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, जैसे कि हम कुछ प्लूरल नंबर, पहला रूल्स है केवल एस जोड़कर बना देते, जैसे काऊ है, काऊ में एस जोड़ दिया, काउज हो गया। कैट में एस जोड़ दिया, कैट्स हो गया। डॉग में डॉग का प्लूरल बनाएंगे, डॉग्स हो जाएगा। बुक का प्लूरल बना देंगे, बुक्स हो जाएगा। पेन का पेन्स हो जाएगा। सिस्टर का सिस्टर्स। सेकेंड रूल्स ये है कि जो सिंगुलर नाउन होते हैं जिसके अंत में ओ, एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच, एस और जेड आता है, उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल नाउन बनाते हैं। जैसे बस का क्या हो जाएगा, बसेज हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका बेंच का क्या हो जाएगा, बेंचेस हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ टॉर्च का टॉर्चेस, हीरो का हीरोज, क्लास का क्लासेस, ब्रश का ब्रशेस, ठीक है। और तीसरा जो टाइप होता है वो ये होता है, तीसरा जो रूल होता है, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो, ठीक है, उससे पहले वॉवेल हो तो वाई के बाद एस होता है, ठीक है। तो कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे लिखा है बॉय, तो बॉय में हम केवल एस लगाएंगे, बॉयज़ हो जाएगा। डे यानी कि वाई है और वाई से पहले क्या है, वॉवेल्स हैं, ठीक है। आपके 5 वॉवेल्स होते हैं ना, ए, ई, आई, ओ, यू, तो यानी कि वाई से पहले वॉवेल्स आता है तो हम एस लगाकर उसे प्लूरल बना देते हैं। अब आ गया हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन की बात करते हैं, यानी यहाँ पर थ्योरेटिकल बेस जितना भी है वो इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पर आपका रिवीजन हो रहा है। प्रोनाउन क्या होता है, अ पर्सन इज अ वर्ड दैट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि प्रोनाउन यानी सर्वनाम, यानी कि जिसका सर्वनाम किसे कहते हैं, जिसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, ठीक है। जिसका यूज़ कहाँ किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, यानी जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। चलिए, अब प्रोनाउन इन अ वर्ड दैट इज़ यूज प्लेस ऑन नाउन, यानी जिसका यूज़ कहाँ किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, यानी नाउन के स्थान पर किया जाता है। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दूं, प्रोनाउन सारी जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ ना, अगर आप सिर्फ क्लास में देख लो ना तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से बताया है। यहाँ पर तो थोड़ा मैं बहुत लंबा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है। इंग्लिश अगर आपने मेरी सिर्फ क्लासेस देख ली हैं तो इंग्लिश में बैक नहीं लगेगी, आप और बेटर करके आओगे, यानी बेस्ट करके आओगे, ठीक है। बेटर भी नहीं कर सकते, बेस्ट करके आओगे अगर आप सिर्फ क्लासेस मेरी देख लो, ठीक है। यहाँ पर तो समझ लो एक जल्दी आपका रिवीजन हो रहा है, लेकिन वहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लो, भी टाइम है। इंग्लिश आप 2 दिन लेकर पढ़ सकते हो, ठीक है। इट कैन बी यूज आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ नाउन, इसका यूज़ जो होता है वो संज्ञा के स्थान पर जहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आता है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए,
और आपको पता है जो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर गलत बना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर यहाँ पर कोई संज्ञा दी जाती तो इसके स्थान पर भी हम प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी हम प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ प्रोनाउन। बहुत पूछा गया है कि व्हाट इज प्रोनाउन एंड टाइप ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, देयर डिफाइंस ऑफ प्रोनाउन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो है 8 टाइप्स के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउंस, फिर क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फिर क्या रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो चलिए हम जो पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये हमारा जो होता है ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसमें दोनों आता है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। जो सब्जेक्ट अगर आई है तो उसको हम ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो मी में कन्वर्ट कर देंगे, यू को हम यू में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी सब्जेक्ट से हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं तो वी को अस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम दे को देम में कन्वर्ट कर देते हैं, ही को ही में, सी को हर में, इट को इट में। ठीक है, इसी तरीके से पॉसेसिव प्रोनाउन बनाते हैं तो इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं तो माई को माइन में, योर को योर में, योर्स में, और इसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, योर को योर्स, आवर्स को आवर्स में, देयर को देयर्स में, हिज को हिज में, हर को हर्स में, इट को इट्स में। ठीक है, इसी तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को माई सेल्फ या माई सेल्फ लिखते हैं, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। अब आपके अगर क्वेश्चन में जो ये प्रोनाउन आएंगे तो हम इसे कैसे पहचानेंगे। आपको बता दूं कि ये जो प्रोनाउन की मैंने आपको क्लासेस ये वहीं से मैंने लिया है, सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई थी। इसके साथ दूसरे दिन मैंने इसकी प्रैक्टिस भी करवाई थी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी। अगर आपने वो क्लास देख ली और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लिए, यकीन के साथ कह सकते हैं प्रोनाउन से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन आ गया तो कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, सभी की मैंने जहाँ पर ग्रामर्स के जितने भी रूल्स हैं, नियम से जितनी भी क्लासेस मैंने प्रैक्टिस करा दी हैं। ठीक है, चलिए आपको मैं एक चीज़ और बता दूं। अब मैं आपको कुछ जो आपके एसे आए हैं उनको दूंगी, जैसे पोल्यूशन पर आया है और आपके क्या बोलते हैं पोल्यूशन पर आया था और ह्यूमन हेल्थ पे आया था। ठीक है, गुड हेल्थ पे आया था। ये बता दूंगी जितने भी एप्लीकेशन हैं, जितने भी आपके लेटर्स हैं उनको पढ़ाऊंगी। बाकी जो ये जितनी भी आपकी इम्पॉर्टेंट यानी जो ग्रामर से रिलेटेड जो आपकी चीज़ें हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, वहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप वो क्लासेस देख लीजिए, आप बार बार वो इतनी अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे जितने अच्छे से। एक टाइम होता है इंसान उसको एक अलग से टॉपिक वही अच्छे से पढ़ाता है, वो एक अलग चीज़ होती है ना, वो अलग बात होती है। उसको दे दूँगी, वो पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखिए इसमें कोई फिक्स तो है नहीं कि ग्रामर में कुछ फिक्स नहीं होता है कि आपका इस बार ये आया है तो यही रिपीट करेगा क्वेश्चन। ठीक है, ग्रामर जो ग्रामेटिकल पोर्शन होता है उसमें कोई फिक्स नहीं, आपने देखा होगा हर बार अलग क्वेश्चन आए। तो जब तक आप उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे आप आंसर नहीं लगाओ, क्योंकि उसके भाई उसमें तो बहुत सारे आप क्वेश्चंस बना सकते हो ग्रामर्स में। अब जैसे आप प्रोनाउंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव के बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो, तो वो क्वेश्चन रिपीट नहीं करते। कुछ ऐसे क्वेश्चन यानी ग्रामेटिकल पोर्शन जो होता है वो रिपीट नहीं करता है। मैं बार बार कह रही हूँ, सिर्फ आपके जो स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होती हैं वो रिपीट कर सकती हैं। ठीक है, या आपका जैसे कि आपका एप्लीकेशन है, लेटर है, ये रिपीट कर सकता है, आपके इससे है रिपीट कर सकते हैं। लेकिन आपका वो ग्रामर पोर्शन जैसे एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आपके नरेशंस हैं और इसके साथ साथ ये जो नाउन प्रोनाउन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, आर्टिकल्स हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो रिपीट नहीं करते। उसके लिए आपको जो मैंने स्पेशली क्लास दी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की वो पढ़िए। देखिए जो मैं समझा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग कहते हैं मैम बहुत बात करती, मैं सिर्फ आपको जहाँ पर समझाने की बात होती वो बात करती हूँ। ठीक है, फालतू बकवास नहीं करती। तो जो भी आपके मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपको करवाए हैं, ये जो जैसे एक्टिव पैसिव है इसकी क्लास देखिए और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस करवाए हैं उसको सॉल्व करिए, तभी आप कर पाओगे। क्योंकि इसमें आपका रिपीट नहीं करता है क्वेश्चन, मैं साफ साफ कह रही हूँ। ठीक है, कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लो और वही एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाए, नहीं आएगा। क्योंकि आपको ये जो ग्रामेटिकल पोर्शन ये मैथ की तरीके से होता है, इसमें मैथ की क्वेश्चन की तरीके से होता है, इसमें आपको पहले नियम समझना पड़ेगा तभी आप उसके उदाहरण कर पाओगे। ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जहाँ पर आता है वो आपका होता है पर्सनल प्रोनाउन। अब इससे आपका डिफिनीशन नहीं आई, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखाया कि डिफिनीशन बताइए। डिफिनीशन नहीं आई है, सिर्फ इसका ग्रामेटिकल पोर्शन आया है, यानी कि इसके जो एग्जाम्पल्स है वो पूछे गए हैं।
जैसे यहाँ पर दिया गया है कि आई मेट राधा, ठीक है, मैं राधा से मिली, ठीक है, क्या हुआ, मैं राधा से मिली, आई मेट राधा यानी कि मैं राधा से मिली। अब मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ राधा मेट मी, यानी राधा मुझसे मिली, ये भी तो मैं कह सकती हूँ ना राधा मुझसे मिली। तो मैंने क्या किया, राधा को इधर ले आई और आई का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, क्या बना दिया, मी, ठीक है, आई का क्या कर दिया, मी। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या है आपका, जिसे हम अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आप किसी चीज़ पर अधिकार जमा रहे हो, देखिए सबका आपको क्या होना चाहिए, हिंदी आनी चाहिए। अगर आपको हिंदी आ गई तभी आप कर सकते हो, ठीक है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकार। अधिकार किस पर जमाते हो, जैसे मैंने कहा दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है, तो यानी कि मैं उस पर अधिकार जमा रही हूँ कि ये मेरी किताब है, ठीक है। दिस इज़ माई पेन, जैसे दिस इज़ माइन, ठीक है, यह मेरा है, या दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है, ठीक है। जैसे आप क्लास में बैठे हो और आपका पेन खो गया हो, ठीक है, और आपको पेन की पहचान पता है। तो जैसे आपका पेन, मान लो आपका पेन जो है आपकी बेंच के नीचे गिर गया और आप कोई और उठाने चलता, तो आप कहते हो ये मेरा पेन है, ठीक है। तो वही आप उस पर अधिकार दिखा रहे हो ना, ये मेरा पेन है, और आप उसको ले लेते हो, दूसरा उसे लेता भी नहीं क्योंकि वो तुम्हारा पेन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव यानी खुद या स्वयं, यानी जो चीज़ आप खुद करते हो, स्वयं करते हो, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, इसका मतलब हुआ कि तुम शीशे में खुद को देखते हो, ठीक है, तुम शीशे में खुद को, यानी वो शीशे में वो खुद को देख रहा है, या आप शीशे में खुद को देखते हो, यानी वो शीशे में, यानी मैं शीशे में खुद को देख रही हूँ, तो मैं लिखूंगी आई सी माई सेल्फ इन द मिरर, ठीक है, मैं शीशे में खुद को देख रही हूँ, ठीक है। तो ये हुआ खुद, जहाँ पर खुद और स्वयं की बात हो। नेक्स्ट है इम्फैटिक प्रोनाउन, यानी जब हम अपनी बात पर जोर देकर कहते हैं, यानी कि इसमें भी हिमसेल्फ और माई सेल्फ का यूज़ होता है, लेकिन जब हम अपनी बात को जोर देकर कहते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, इम्फैटिक प्रोनाउन हमेशा वहाँ पर होगा जो हमेशा किसी सब्जेक्ट के बाद आता है। जब भी सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आ जाए, आपका जो प्रोनाउन आ जाए सब्जेक्ट के बाद, वो समझ लीजिए कि इम्फैटिक प्रोनाउन है, डायरेक्ट जो सब्जेक्ट के बाद आए। तो ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, ठीक है, यहाँ पर कहा गया कि उसने मुझे खुद बताया, ठीक है, या उसने मुझसे खुद बोला, आप खींच कर बात को कह रहे हो, ठीक है। ठीक है, आई माई सेल्फ विल गो देयर, मैं वहाँ खुद गई, ठीक है, या मैं वहाँ खुद जाऊँगी, विल लगा हुआ ना, जाऊँगी, तो मैं वहाँ खुद जाऊँगी। यहाँ पर आप बात को जोर दे रहे हो, जहाँ पर बात को जोर दिया जाए वहाँ इम्फैटिक प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक प्रोनाउन, आप संकेत करते हो। संकेत क्या है, संकेत जब भी करोगे जब कोई वस्तु दूर रखी हो या कोई वस्तु पास हो, जब कोई व्यक्ति दूर हो या कोई व्यक्ति पास हो, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज टू शो, टू पॉइंट, टू इंडिकेट इन थिंग्स और पीपल, यानी कि यहाँ इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जब आप किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हो, जब किसी पॉइंट को आप क्या कर रहे हो, इंडिकेट कर रहे हो, उस पॉइंट को शो कर रहे हो, ठीक है। चलिए कैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कैसे हम बताते हैं, चलिए जैसे यहाँ पर इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो आपका सिंगुलर होगा, एक प्लूरल। अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिंगुलर है, यानी किसी एक व्यक्ति एक वस्तु की बात हो रही है, तो दिस और दैट का यूज़ होगा। अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लूरल है, किसी दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति या दो से अधिक वस्तु की बात हो रही है, तो दीज या दोस लगेगा, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना, सिंगुलर और प्लूरल आप समझ गए। अब नियर और फार यानी दूर और पास और दूर की बात की जा रही। अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पास में है तो आप दीज और दीज का यूज़ करोगे, और अगर दूर है तो वहाँ पर दैट और दोस का यूज़ होता है, ठीक है। चलिए जैसे कहा गया दिस इज़ माई फेवरेट बुक, ठीक है, ये मेरी सबसे अच्छी किताब है, यही आपने कहा। तो ये दिस इज़ माई फेवरेट बुक, तो पास में किताब रखी होगी तो आपने उसको कहा दिस इज़ माई फेवरेट बुक। दोस आर माई स्टूडेंट, वो मेरे क्या है, स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो मेरे विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो मेरे बच्चे हैं, ठीक है। यानी दूर खड़े हैं तो आप उनको कह रहे हो। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोस का यूज़ होता है, हमें इससे मतलब है, ठीक है। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जहाँ पर हु आ जाए, हुम आ जाए, ठीक है, जहाँ पर हु हो, विच हो, हुज, विच, वॉट हो, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाओ, वहाँ पर क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ से आप समझ जाओगे, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हो, यानी कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही हो। जैसे कि हु इज़ योर फेवरेट टीचर, एक तो हु लगा, ऊपर से क्वेश्चन मार्क है, तो आपको अच्छे से पता है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। हुज इज़ दिस बुक, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हुज आपका, ये आपका क्या है, क्वेश्चन, ये आपका जो है इन्फॉर्मेशन क्या है, आप प्रश्नवाचक, ये आपका प्रश्न है, और इसके साथ साथ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, यानी कि ये किताब किसकी है,
नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर क्या होगा, यानी कि यहाँ पर जो होगा आपका संबंध रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पर इसकी स्पेलिंग नहीं लिखी, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होगा, जैसे हु जो अगर है तो हु लगेगा, यानी जहाँ पर हु, हुम, हुज, विच लगा हो और उसके साथ साथ व्हाट, दैट लगाओ, यानी कि जहाँ पर दो क्लॉज एक साथ जुड़ रहे हो और इन क्लॉज के यानी दो सेंटेंस के बीच में अगर हु लगा हो, हुज लगाओ। यहाँ पर ये मत समझिएगा कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर किसी दो क्लॉज के बीच में अगर आपका हु लगाओ, यानी दो सेंटेंस के बीच में हु लगाओ, जैसे लगा है दैट देयर आर द टीचर, यानी वो ये वही टीचर है हु ऑलवेज सपोर्ट पुअर स्टूडेंट, जो हमेशा गरीब बच्चों की मदद करती है, उनका सपोर्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो वाक्य को एक साथ, एक तो वो टीचर है, ये वही टीचर है, एक वाक्य ये पूरा हुआ और एक वाक्य ये पूरा हुआ कि जो हमेशा गरीब बच्चों की मदद करती है या उनका सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर जो अगर बीच में लगा है विच, व्हाट, दैट, ठीक है, ये हुज अगर बीच में लगा हुआ है दो सेंटेंस के बीच में, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चयवाचक, यानी इंडेफिनिट का मतलब ही जानते हो जहाँ कोई सर्वनाम निश्चित ना हो, ठीक है। जैसे जहाँ पर अगर आपका आ जाए समबडी, समवन, समथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, नन यहाँ पर होगा, ठीक है। नन, नथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, सम, ऑल, नन, मोस्ट, बोथ, फ्यू, ठीक है। ये सभी आपके दिख जाए, वहाँ पर आप बिल्कुल आग बन करके लगा दीजिएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है समबडी हैज़ डन हिज वर्क, यानी समबडी आया, यानी कि ये क्या है, ये आपका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये आपका कौन सा प्रोनाउन है, ये आपका सॉरी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी यहाँ पर कहा गया कि सभी लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया, ठीक है। क्या है, समबडी हैज़ डन हिज वर्क, सभी लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया। एवरीथिंग इज़ रेडी, ठीक है, सब कुछ तैयार है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप लोगों का एग्जाम होने वाला, आप सब कुछ तैयार है ना, पढ़ लिया, आपने कहा हाँ सब कुछ तैयार है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ रेडी। एवरीबडी हैज़ अराइव्ड, सब आ गए हैं, ठीक है। तो जहाँ पर समबडी, एवरीथिंग, एवरीबडी आए, वहाँ पर आपका क्या होगा, वहाँ पर आपका कौन सा प्रोनाउन होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। यानी यहाँ पर कोई वो बात नहीं बताई जा रही ना कि यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर समबडी यानी सब कुछ तैयार है, अब सब कुछ में सब कुछ आ गया, पूरी चीज़ें, यानी किसी के यहाँ शादी हो रही तो हर चीज़ तैयार हो गई, ठीक है, हल्दी, मेहंदी, रिसेप्शन, सब कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इंडिकेट नहीं कर सकते हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, ठीक है। तो एनी वर्ड विच, एडजेक्टिव यानी विशेषण किसे कहते हैं, तो एनी वर्ड विच डिस्क्राइब द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल, यानी कि ब्यूटीफुल, ब्रेव, हॉनेस्ट, स्वीट, यानी कि सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, यानी लड़का कैसा है, सुंदर है। आपने कहा ब्यूटीफुल बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल, तो क्या हो गया कि सुंदर लड़की है, तो लड़की कैसी है, सुंदर, यानी कि संज्ञा की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है, ठीक है। महान लड़का यानी ब्रेव मैन, ठीक है। इसके साथ हॉनेस्ट बॉय, ठीक है। स्वीट क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं, स्वीट कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। या तो एक काम करते हैं कल हाँ कल इसको पढ़ा देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, कल थोड़ा सा इस पोर्शन को ले लेते हैं और आज मुझे बहुत मतलब अदर वर्क भी है थोड़ा सा, तो कल इसको मैं पढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और कल की क्लास में मैं आपका इंग्लिश कवर करा दूँगी, ठीक है। चलिए फिर तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।